पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। साथियों, ये बात सही है कि अतिथि सत्कार का सुख बहुत अनूठा होता है, लेकिन जब कोई अपना ही वर्षों बाद लौटकर घर आता है तो उस सुख की, उस उत्साह और उल्लास की बात ही कुछ अलग होती है। आज उसी गदगद हृदय से सौराष्ट्र का हर एक जन तमिलनाडु से आए अपने भाइयों और बहनों के स्वागत में पलके बिछाए हैं। आज उसी गदगद हृदय से मैं भी तमिलनाडु से आए मेरे अपनों के बीच वर्चुअली उपस्थित हूं। मुझे याद है, जब मैं मुख्यमंत्री था तब 2010 में मैंने मदुरई में ऐसे ही भव्य सौराष्ट्र संगम का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमारे 50,000 से अधिक सौराष्ट्र के भाई बहन शामिल होने आए थे और आज सौराष्ट्र की धरती पर स्नेह और अपनेपन की वैसी ही लहरें दिख रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब तमिलनाडु से अपने पूर्वजों की धरती पर आए हैं। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में हम सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की एक नई परंपरा के गवाह बन रहे हैं। बात देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों के कई स्वतः स्फूर्त प्रयास शुरू हुए हैं और आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम का यह आयोजन केवल गुजरात और तमिलनाडु का संगम नहीं है। ये देवी मीनाक्षी और देवी पार्वती के रूप में एक शक्ति की उपासना का उत्सव भी है। साथियों, भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भाषाओं और बोलियों को, अलग अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्म तक हर जगह विविधता है। हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पूजा पद्धति की अपनी विविधताएं हैं। हम ब्रह्म का भी एको अहम बहुश्याम के तौर पर अलग अलग रूपों में अनुसंधान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जैसे मंत्रों में देश की अलग अलग नदियों को नमन करते हैं। ये विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि हमारे बंधन को, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं, अलग अलग धाराएं जब एक साथ आती है तो संगम का सृजन होता है। इसलिए हम नदियों के संगम से लेकर कुंभ जैसे आयोजनों में विचारों के संगम तक इन परंपराओं को सदियों से पोषित करते आए हैं। यही संगम की शक्ति है, जिसे सौराष्ट्र तमिल संगमम आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमारे सामने गुलामी और उसके बाद 7 दशकों के कालखंड की चुनौतियां भी है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकर रास्ते में
तोड़ने वाली ताकतें भी मिलेगी, भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का साझा इतिहास हमें ये भरोसा देता है। आप याद करिए, जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए, सोमनाथ के रूप में देश की संस्कृति और सम्मान पर पहला इतना बड़ा हमला हुआ। सदियों पहले के उस दौर में आज के जैसे संसाधन नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, आने जाने के लिए तेज ट्रेनें और प्लेन नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि हिमालयात समारंभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक ये पूरी देवभूमि हमारा अपना भारत देश है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में गत मंगलवार की शाम मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। भारत की सियासत में उनका कितना बड़ा कद था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने उनके निधन पर जहां 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, वहीं पंजाब सरकार ने 1 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक जीवन 1947 में भारत की आजादी के तुरंत बाद शुरू हुआ था। वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह से प्रेरित होकर सियासत में आने का उन्होंने फैसला किया था। सरदार प्रकाश सिंह बादल ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ बड़ा घाटेवंद। उन्होंने जमीन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀपन पंजाब ਦੀ बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 16 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 25 अप्रैल को रात करीब 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए शिरोमणि अकाली दल के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में रखा गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर श्रद्धांजलि दी और अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पीएम वापस लौट गए। इससे पहले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पंजाब की पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर, बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी थी। एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी
आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने 18 अप्रैल को नामांकन के समय कहा था कि बीजेपी का मेयर बनेगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हमारे पार्षदों को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर भी किया गया। हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस का सहारा भी लिया गया था, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई। पहली बार बीजेपी ने आत्मसमर्पण किया है। पहली बार मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। इनके अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई हफ्तों से हम कह सकते हैं सरेंडर सप्ताह चल रहा है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के ऊपर किस तरह से आज के 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पे रखा, सारे नियमों को ताक पे रखा और पूरी तरह से एक गुंडागर्दी कर रहे थे सदन के अंदर। लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुकेश गोयल जी का नाम पीठासीन अधिकारी के नाम पर भेजा, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने सरेंडर कर दिया और इनका नाम अप्रूव कर दिया। आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट, मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट ने और पूरी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष 3 महीने में दूसरी बार पहलवानों के निशाने पर आ गए हैं। देश को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल दिला चुके पहलवानों ने पिछले 4 दिन से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत करीब 1 दर्जन रेसलर्स शामिल हैं। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मांग की है कि महिला रेसलर की यौन शोषण की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। विशेष पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा को लिखे पत्र में स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है। 5 दिन पहले शिकायत किए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। पुलिस अधिकारियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लिखित शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने विमेन रेसलर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। पॉक्सो का केस बनता है, फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज करी गई है। हद हो गई है। लड़कियों को और उनके परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी हमें ईमेल पे ईमेल आ रही है कि किस तरीके से कुछ लोग उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने यहां तक बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने उनके नाम अक्यूज्ड को लीक कर दिए हैं और तभी उनको धमकियां मिल रही हैं। जिस देश में देश की राजधानी में हर दिन 6 बलात्कार होते हैं, उस देश की राजधानी की पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। तो देश का कानून बहुत स्ट्रांग है। मैं दिल्ली पुलिस को याद दिलाना चाहती हूँ कि देश का कानून ये कहता है, सेक्शन 166 1AC ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला लड़की की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। हमने दिल्ली पुलिस के विमेन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व विधायक लक्ष्मण सतपथी की प्रतिमा का कटोरा तालाब में अनावरण किया। उन्होंने दिवंगत लक्ष्मण सतपथी के व्यक्तित्व को आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लक्ष्मण की दबंग और आमजनों के हित के लिए सत्यनिष्ठा से काम करने की कार्यशैली लोगों के मन मस्तिष्क में चिरस्थायी है।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बुधवार यानी कि 26 अप्रैल को नक्सली हमले में डीआरजी जिला रिजर्व गार्ड के 11 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। उन्होंने बताया कि अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादी कैडर की उपस्थिति में सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि डीआरजी बल पर आईईडी विस्फोट से हमारे जवानों के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नक्सलियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हम योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। थाना अरनपुर क्षेत्र पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकते। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी अनंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नज़र बना बैठे हैं। किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? तो अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है। बताते चले कि बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर बस्तर पहुंचे, जहां सभी भाजपाइयों ने उनका बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एमपी के कटनी से खबर है। बताते चले कि बड़वारा थाना पुलिस पर पहले तो पीड़ित ने आरोप लगाए, अब वही पीड़ित उन आरोपों को खारिज करता हुआ नजर आया। दरअसल पीड़ित ने आरोपों को खारिज कर जानकारी में बताया कि पत्नी की प्रताड़ना से व्यथित होकर पीड़ित ने जहर का सेवन कर लिया था, जबकि पुलिस के द्वारा समझाइश की बात कही गई थी। अपने फैमिली के साथ में किया था। तो आप बड़वारा थाने पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी प्रताड़ना से? नहीं, पे बड़वारा थाना पे कोई आरोप नहीं लगाया। सिर्फ आरोप लगा कागज देने गया था तो वहाँ पे बोले कि उमरिया में कागज दे दीजिए, बाकी कोई पुलिस के ऊपर आरोप नहीं है मेरा। कौन बोल रहा? मामला ये है कि जो प्रदीप है उनकी वाइफ है, उमरिया में अपने मायके में रह रही है। पिछले 11 साल से वो आ नहीं रही हैं। ये जब भी लेने जाते हैं तो इनको हमेशा मना कर देती हैं, हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। न्यायालय में भी इनका प्रकरण चल रहा है।
चूँकि घटना दिनांक को स्टाफ के पास से गए थे रिपोर्ट करने बड़वारा थाने में। स्टाफ ने मुझे इसकी जानकारी दी थी और स्टाफ के द्वारा इनकी पत्नी को फ़ोन भी लगाया गया था, जिनके द्वारा कहा गया था कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शहीद सेवक सिंह के घर पहुंचे, परिवार के साथ दुख साझा किया और शहीद के परिवार को 1 करोड़ का चेक भेंट किया और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया है। इधर बोर करी जो बरोला आया सी जी ठीक है जी। सो एक घर नहीं हुण जिन्ने है तुहाडे पिंड दे उन्हें करा ले। ठीक है जी। माना सर सानू सोडे बहुत कोई गल नहीं करवाने मैडम कोई गल नहीं। देखो एक दिन च नहीं हुंदा भैणे है ना। कानूनी कार्रवाई मैं तुहानू कहता आपसे खड़े ने, तुहानू कोई गलत कार्रवाई नहीं, ना कोई बेकसूर अंदर जाऊगा ना कोई कसूरवार बाहर रहूगा। ना असीं बेकसूर ते पर्चा नहीं कराउंदे ते असीं कसूरवार नूं छड्ड देंगे। हो गया दे गई जी एक नौकरी दे गई बच्चे के नाम बच्चे ना ते स्कूल जी स्टेडियम ते हो ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब कभी भी लाइट नहीं जाएगी। इसके लिए मंदिर परिसर में एक नया विद्युत सब स्टेशन बनाया गया। इस सब स्टेशन को बनाने में करीब 45 लाख रुपए की लागत आई है, जिसका आज महापौर मुकेश टटवाल ने शुभारंभ किया। इस दौरान निगम कमिश्नर रोशन सिंह और महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल मौजूद रहे। निगमायुक्त रोशन सिंह ने बताया कि इस अत्याधुनिक सब स्टेशन के बन जाने से बिजली सप्लाई की समस्या दूर हो जाएगी। देख पा रहे हैं फेज 1 में जो कार्य हो चुके हैं उससे कंटिन्यूटी में अब फेज 2 के कार्य चल रहे हैं। इसी तारतम्य में जो पुराने हमारे इलेक्ट्रिक पैनल्स का जो सिस्टम है उसको शिफ्ट करके नए सिस्टम पे हम ला रहे हैं। पुराने सिस्टम में 2 315 kVA के हमारे ओल्ड फैशन वाले वो थे ट्रांसफार्मर्स थे, उनको रिप्लेस करके हम ये नई तकनीक के कॉम्पैक्ट सब स्टेशन लगा रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट सब स्टेशन 630 kVA के रहेंगे और मंदिर के अंदर डायरेक्ट सप्लाई इन नए सब स्टेशन से होगी, जिससे कि निश्चित रूप दिल्ली में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोविड के दौर में मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए उड़ाए जाने से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल कितने संवेदनहीन हैं। दिल्ली के लोगों को यह देखकर दुख होता है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल पर उस समय सार्वजनिक धन खर्च किया जब लोग ऑक्सीजन, दवाओं और अस्पतालों में बिस्तर की कमी के कारण मर रहे थे। आपने धक्का कैसे दिया? केजरीवाल से 45 केजरीवाल ये जो घर बना है पीछे ये दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बेड की कमी थी, तो उस समय अरविंद केजरीवाल अपना आलीशान घर बना रहे थे। जब दिल्ली में हाहाकार हो रहा था तब अरविंद केजरीवाल ये आलीशान घर बना रहे थे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से उनके घर के सामने से पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आपने वादा किया था कि आलीशान घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं बना लेंगे, बड़ा ऑफिस नहीं लेंगे, फिर 45 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर के पर्दे, 4 करोड़ से ऊपर का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।